हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिट्स में बाउंडेड फंक्शन थ्योरम को स्टडी करेंगे। बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ठीक है। सबसे पहली बात ये बताओ, ये आखिर बाउंडेड फंक्शन होता क्या चीज है? बाउंडेड मतलब जैसे ले ना, बंधा हुआ। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज जो है फाइनाइट वैल्यू से फाइनाइट वैल्यू के बीच में हो। मतलब जिसकी पूरी जो वैल्यू है वो a और b के बीच में हो और a और b फाइनाइट नंबर होने चाहिए। जैसे sin x जो है ये बाउंडेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में आता है, तो sin x कैसा फंक्शन हुआ? बाउंडेड फंक्शन हुआ, ठीक है। ऐसे cos x कैसा फंक्शन हुआ? ये भी बाउंडेड हुआ। क्यों? क्योंकि -1 से +1 के बीच में वैरी करता है ये। अच्छा, tan x जो फंक्शन है ये बाउंडेड है या नहीं? तो tan x जो है वो -∞ से +∞ जाता है, ये अनबाउंडेड है। ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। इसको बाउंड नहीं किया सकता। बाउंड का मतलब उसको बताया जा सकता है कि इसके बीच में है, ये इसके बीच में बाउंड है। ये अनबाउंडेड है। तो आखिर ये कौन सा थ्योरम है जिसका नाम पड़ गया बाउंडेड फंक्शन थ्योरम? तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये थ्योरम जो है क्यों आया लिमिट्स में। देखो, जैसे मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा सॉल्व करो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x। हाँ, साइन 1/x। तो मैंने कहा कि बेटा आप ये इस लिमिट को सॉल्व करो, तो आप लोग इसका क्या आंसर बताओगे? x की वैल्यू अगर 0 के पास जाती है, ठीक है, तो साइन 1/x की वैल्यू कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है, सब कहेंगे कि हाँ x की वैल्यू अगर 0 के पास जाएगी तो 1/0 के पास कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 1/x बहुत बड़ा हो जाएगा। ये साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली है कितना। अगर x के वैल्यू 0 के पास जाएगा तो ये इनफाइनाइट के पास पहुंचा, और इनफाइनाइट के पास होने की वजह से हम नहीं बता पाएंगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो हम इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। तो ये जो है, पर एक बात तो श्योर है कि साइन 1/x की जो वैल्यू होती है ये -1 से 1 के बीच में तो है, -1 से 1 के बीच में है, पर एग्जैक्टली क्या आएगा ये हमें नहीं पता। तो हम इसको एग्जैक्टली न बता पाने की वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि द लिमिट ऑफ साइन 1/x व्हेन लिमिट एक्सटेंड टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से cos 1/x के बारे में अगर कहा जाए कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 cos 1/x कितना होगा, तो जाहिर सी बात है हम इसमें भी कह देंगे वही cos 1/x कि भाई cos 1/x है, ये इनफाइनाइट 1/x इनफाइनाइट के पास जा रहा है, तो cos इनफाइनाइट की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी? हम -1 से 1 के बीच में तो आएगा, पर एग्जैक्टली क्या आएगा ये हमें ना पता होने की वजह से हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर बात थोड़ा बदलेगी। अब देखिए, यहां पर अगर मान लीजिए कहा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, अगर ये कहा जाए तो अब बताइए इसका सोल्यूशन आप कैसे दोगे? तो लिमिट x टू 0 x इंटू साइन 1/x, साइन 1/x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में कुछ है, पर एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता। तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x, इसको ऐसा लिखा सकता है। अरे लिमिट क्या है? एक इंफॉर्मेशन ही तो है। एक इंफॉर्मेशन को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन जितने भी टर्म्स होते हैं सबके लिए हम इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x लिखा था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर x के लिए 0 के पास जा रहा है तो ये जो x है ये तो 0 के पास जाएगा, भाई ठीक है, x ही तो लिखा हुआ, x 0 के पास जा रहा है तो 0 के पास जा रहा है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो 0, पहले वाले की लिमिट तो 0 हो गई। मगर बगल वाला जो वैल्यू है ये -1 से लेकर के +1 के बीच में कुछ वैल्यू होगी। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जरा अपने मन में -1 से 1 के बीच में कोई नंबर लो। तुम लोग को चलो एक मैजिक दिखाता हूं, ठीक है। मैजिक ये है, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, सब लोग अपने मन में ले लो, मुझे मत बताना, और बता भी कह सकते हो। तो साइन 1/x की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो तुम लोग -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। मैं नहीं बता पाऊंगा कि तुमने क्या नंबर लिया है, ठीक है। मैं नहीं बता पाऊंगा ना कि तुमने क्या नंबर लिया। तुम साइन 1/x के लिए
कोई वैल्यू ले लो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि तुमने -1 से 1 के बीच में क्या वैल्यू लिया, पर उसका जरा 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 0 ही आ रहा है। तो तुम कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेते हो, अगर तुम उसको 0 से गुणा कर देते हो तो वो 0 ही आता है, पक्का। अरे तुम भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई नंबर ले लो, 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई नंबर ले लो और मुझे बताना हो कि भाई तुमने क्या नंबर लिया, मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। पर हां ये तो 100% श्योर है कि तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर का तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा मैजिक है। तो ये इसी ने डेवलप किया, इसी कॉन्सेप्ट ने डेवलप किया बाउंडेड फंक्शन थ्योरम को। आप देखो 0 का गुणा तुम किसी फाइनाइट वैल्यू में करोगे, 0 का गुणा किसी फाइनाइट वैल्यू में तुम करने जा रहे हो, वो फाइनाइट वैल्यू बारे में हमें पता नहीं है, पर 0 से गुणा हो रहा है इसलिए 0 आ जाएगा। तो इसकी जो लिमिट है वो 0 के बराबर है। इज इट क्लियर? तो अगर कोई डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का आंसर है, पर उसका मल्टीप्लीकेशन आप 0 के पास की क्वांटिटी या 0 से कर दोगे तो वो एग्जिस्ट हो जाता है, वो एग्जिस्ट कर जाता है। 0 इंटू डज नॉट एग्जिस्ट बराबर 0। 0 का गुणा तुम एक ऐसी क्वांटिटी में कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, पर 0 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, इसलिए उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और यही है बाउंडेड फंक्शन थ्योरम का एकदम बेसिक पार्ट। इसमें क्या समझाया गया पता है? इस थ्योरम को लिखा कैसे जाता है? इस थ्योरम को ऐसे बताया गया है कि लेट देयर आर टू फंक्शंस fx एंड gx, दो फंक्शन है fx और gx, और लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट देयर आर टू फंक्शंस fx एंड gx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a fx बराबर 0, fx की जो लिमिट है वो 0 के पास आ रही है। एंड gx इज अ बाउंडेड फंक्शन, और gx क्या है? ये बाउंडेड है, gx इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। मीन्स टू से दैट gx की वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर b से लेकर के c तक जा रही है, कोई फाइनाइट पॉइंट b से फाइनाइट पॉइंट c के बीच में gx की पूरी वैल्यू b और c दो फाइनाइट नंबरों के बीच में है, ठीक है। तो इसके बाद बताया गया देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा गया है बाउंडेड फंक्शन में कि अगर fx की लिमिट 0 है, gx एक बाउंडेड फंक्शन है, तो इन दोनों की लिमिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू fx इंटू gx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू a fx और लिमिट x टेंडिंग टू a इंटू लिमिट x टू a gx, और ये बन गया 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू। क्योंकि हम फाइनाइट क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ना gx जो है वो बाउंडेड है, वो बेचारा क्या करेगा, b और c के बीच में ही आएगा, और b और c फाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो 0 इंटू फाइनाइट 0 ही होता है यार। किसी भी फाइनाइट नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और इस तरह से डेवलप हुआ बाउंडेड फंक्शन थ्योरम। अगर बाउंडेड फंक्शन को तुम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो 0 ही आता है, और यही काम हमने इस थ्योरम में किया, ठीक है। अब देखो इसके जो कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा कर लेते हैं। तो इसमें देखो जैसे क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट एक कराया, x इंटू साइन 1 बाई एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स, इसको अभी अभी जस्ट कराया। इसमें एक बात और बतानी है मुझे, 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, मैंने कहा 0 आएगा, पर कुछ बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा चालाक हो सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि सर ये ऐसा भी तो हो सकता है 1 बाई एक्स, x नीचे जाके 1 बाई एक्स बनेगा, और सर साइन ऑफ दिस अपॉन दिस, तो ये तो 1 आ जाना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं ये 0 है, और किसी बच्चे ने कहा नहीं सर इस तरह से तो ये 1 भी आएगा, पर ये 1 कैसे आएगा, ये 0 के पास थोड़ी ना है। अरे साइन x बाई साइन h बाई एस या साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 कब आती है? जब x 0 के पास जाता है। या साइन p बाई p लिखा हुआ हो, साइन p बाई b p 1 कब आएगा? जब p जो है वो 0 के पास जाए। यहां पे x की वैल्यू 0 के पास जा रही, पर 1 बाई एक्स कहां जा रहा है? इनफाइनाइट के पास जा रहा है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको आप साइन 0 बाई 0 समझने की भूल मत कर बैठना। और साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट तुम ध्यान दो, ये बेचारा ऊपर वाला कोई फाइनाइट वैल्यू तो होगी ना, साइन लगा हुआ है तो -1 से 1 के बीच में कुछ तो आएगा, और नीचे इनफाइनाइट लगा हुआ, अरे -1 से 1 के बीच में कुछ है, उस इनफाइनाइट से डिवाइड कर दोगे, अरे 0 आ जाएगा भाई। तो ये उस तरह से भी 0 आ रहा है, x ये 0 और इंटू फाइनाइट नंबर भी 0, और इसको अगर नीचे कर दोगे तो भी ये 0 ही आ रहा है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करना। तो
जब आप देखा करो कि कोई एक टर्म ऐसा है जो डज नॉट एग्जिस्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो आप लोग उसमें ये देखा करिए कि उसके बगल में जो नंबर है क्या वो जीरो के पास जा रहा है। अगर वो जीरो के पास जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू फिर जीरो हो जाती है। ये है बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ठीक है। अब जैसे देखो, अब एक नया एग्जांपल, अब जैसे मान लो कह दिया जाए कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 1/n इंटू साइन ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें आप लोग n की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है और n फैक्टोरियल कह दिया गया। फैक्टोरियल का मतलब बहुत बड़ा नंबर है, n फैक्टर, ये एक तो n बहुत बड़ा नंबर, ऊपर का n फैक्टोरियल उसके बाद लिखा हुआ है। मगर ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, पर इतना भी पता है ये बाउंडेड है, ये इनफाइनाइट होकर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है। हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर -1 से 1 के बीच में क्या है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन ऑफ n फैक्टोरियल। और सुनो, ये जो इंफॉर्मेशन है ये चाहे जहां लगा दो, ये कहीं भी लगा सकते हो आप। और जो है इसको ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन हर टर्म्स के लिए होती है। कभी कभी सबको मिला के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और कभी कभी सबके लिए अलग अलग कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने कहा कि बेटा मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ठीक है। मैंने जैसे मान लो ये कहा कि मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, तो ये मैंने एक को देख के भले कहा हो, पर ये इंफॉर्मेशन सबके लिए ट्रू है। तो इंफॉर्मेशन लिमिट x n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कहा गया और ये टर्म्स हैं, तो मतलब ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, सब के सब इनफाइनाइट। और हम इस इंफॉर्मेशन को कई बार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, ये कितना हुआ, n इनफाइनाइट है तो ये पहला वाला तो जीरो और दूसरा वाला क्या आएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू, बाउंडेड वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो चूंकि साइन बाउंडेड फंक्शन तो ये फाइनाइट वैल्यू ही देगा कोई, और हमें पता नहीं कौन सा फाइनाइट है, कोई बात नहीं, 0 इंटू फाइनाइट, ये जीरो आ गया। जीरो का गुणा किसी भी नंबर से तुम करोगे जो फाइनाइट है, जो हमें पता है कि एग्जैक्टली ये है, तो जीरो का गुणा जब करोगे तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जीरो हो गया बाउंडेड फंक्शन थ्योरम की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। अब अच्छा, इसमें जैसे ये कह दिया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब ये क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x और साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, अगर ये कह दिया जाए, अब क्या करोगे। अगर x इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो जाहिर सी बात है, लिमिट x इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/x तो जीरो के पास चला ही गया, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और साइन x प्लस कॉस x, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा देखो, अगर x इनफाइनाइट के पास है तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो, ठीक है। और जब x इनफाइनाइट के पास है तो साइन x और कॉस x मिलकर कुछ भी हो जाए, दो फाइनाइट वैल्यू ही तो आएगी, फाइनाइट प्लस फाइनाइट ही तो आएगी। बोलो भाई, दो बेचारे फाइनाइट है, दोनों मिलके भी तो फाइनाइट ही बनेंगे। जीरो इंटू क्या आएगा, जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू। और जैसे जीरो फाइनाइट को पाता है मल्टीप्लीकेशन में, तुरंत सबको जीरो करके छोड़ता है, ठीक है। जीरो के साथ जो मिलेगा वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ होगा तो वो जीरो होगा, और जो किसी के साथ हम कह रहे हैं वो फाइनाइट होना चाहिए, ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि वास्तव में ये भी करेक्ट जीरो नहीं है, ये कुछ ऐसा है 0.00000001 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, तो ठीक है, इतना कम है, ये इतना जीरो के नजदीक है कि ये जो फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में देख रहे हो, इसका जब गुणा करोगे तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही आ जाएगा, एकदम नियर टू जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है यहां पे जब देखते हैं कि एकदम छोटी क्वांटिटी में कोई फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, फाइनाइट वैल्यू भी क्या है, फाइनाइट वैल्यू भी नोन है कि यहां से यहां तक के बीच में, तो जीरो का गुणा जब हम फाइनाइट वैल्यू में करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। तुम किसी भी नंबर, फाइनाइट नंबर को लेकर के अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अक्सर देखता हूं, हर जगह मिल जाता है, ये हर किताब में मिल जाएगा मेरे ख्याल से, तो उस क्वेश्चन को भी जरा इसी में कर लिया जाए। देखो, इसमें जैसे क्वेश्चन कह दिया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n टू द पावर k अपॉन n प्लस 1 और साइन n फैक्टोरियल, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने लिया, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, n अगर इनफाइनाइट के पास जा रहा है तो साइन n फैक्टोरियल कितना होगा, साइन n फैक्टोरियल तो पक्का इनफाइनाइट चला गया, ठीक है। साइन के अंदर इनफाइनाइट, साइन n फैक्टोरियल मतलब कितना हो, साइन इनफाइनाइट मतलब ये n फैक्टोरियल पक्का इनफाइनाइट के पास चला गया, तो साइन फैक्टोरियल -1 से 1 के बीच में आई होगी, पर ये वास्तव में डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू है हमारे लिए,
क्योंकि -1 से 1 के बीच में हम बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कितना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n की पावर k अपॉन, और यहां पे एक चीज और कंडीशन दिया हुआ है, k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ये कंडीशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसे दो भागों में तोड़ लेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब भरोसा इसी का है, ये लेफ्ट वाले का, देखो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट कर बैठा, अगर ये 0 आ गया तब तो ये एग्जिस्ट कर देंगे, अगर मान लो ये 0 नहीं आया और ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो हम फिर क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे भाई, तुम -1 से 1 के बीच में कोई नंबर लो और उसका किसी 0 के अलावा किसी दूसरे क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हम नहीं बता सकते। जैसे आप 1 से लेके 100 के बीच में कोई नंबर ले लो और मैं नहीं बता सकता कि वो क्या नंबर आपने लिया, पर यदि मैं उसको गुणा 5 से करूं तो भी मैं नहीं बता सकता कि तुमने क्या लिया था, या अब जो है क्या आएगा, इनफैक्ट, ठीक है, क्या आएगा ये नहीं बता सकता मैं। तुम 1 से लेके 100 भी कोई नंबर लो और मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं नहीं बता सकता कि वो एग्जैक्टली क्या आएगा। अगर हाँ मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 आएगा, ये तय है, ठीक है। तो अगर कोई डज नॉट एग्जिस्ट वाला टर्म है तो उसके अलावा जो बचा हुआ टर्म है अगर वो 0 आ जाता है तब तो ठीक है, एग्जिस्ट हम आंसर बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट, भाई 0 आंसर आएगा। मगर यदि ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट और ये जो आ रहा है ये वैल्यू 0 के अलावा कुछ आ रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है और ये 0 के अलावा कुछ आ रहा, तो हम आंसर फाइनली बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये n केवल इनफाइनाइट के पास है तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है, ठीक है। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का जो केस हम लोग देख रहे हैं इसमें ऊपर नीचे काम करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, n की पावर k-1 और नीचे 1 + 1/n बनेगा, और बगल में लिखा हुआ है वही सेम लिमिट n इनफाइनाइट। ये तो जैसे चल रहा है इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसने तो बोल दिया है मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना, मैं अब डज नॉट एग्जिस्ट हूं, इसको तो बगल में रखो, ठीक है। अब बगल इसको देखते हैं। अच्छा, अब 1/n कहां जाएगा, 1/n तो भाई जब n से डिवाइड किया तो n की पावर k-1 हो जाएगा ना, n पावर k अपॉन n की पावर k-1। अब ये बन गया। अच्छा एक बात देखो, 1/n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी तो चलो ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है, k-1, k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो k-1 क्या होगा, नेगेटिव। तुम 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1/2 ले लो, 1/2 - 1 नेगेटिव, तो पक्का ये नेगेटिव क्वांटिटी है, k-1 नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम इसमें पावर में थोड़ा पॉजिटिव कर ले, थोड़ा सोचने में आसानी होगी, तो 1/n की पावर 1 - k लिख सकते हैं ऊपर, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं देखो देखो बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं जो n लिखा हुआ है मैं 1/n कर लूं तो पावर भी तो पलट जाएगा, समझ में आ रही बात। तो मैंने 1/n कर लिया और पावर 1 - k हो गया। जैसे x की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको 1/x की पावर -2 लिख सकते हैं ना, जैसे ही मैंने इसको किया तो पावर जो है निगेटिव हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए तुरंत नीचे पलट दिया। अच्छा आप देखो 1 - k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, k की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1 - k तो पॉजिटिव हुआ। अच्छा 1/n की वैल्यू इनफाइनाइट के पास है तो 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0, 0 की पावर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 0 की पावर कोई पॉजिटिव तो 0 ही तो आएगा भाई, 0 की पावर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रख दे हो, चाहे 1/2 रख दो, चाहे जो रख दो, तो 0 की पावर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 1/n क्या हो गया, n इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट 0, 0 की पावर सम पॉजिटिव 0, 1 + 0, क्योंकि 1/n क्या है, 1/n अगर इनफाइनाइट तो 1/n क्या है, वो 0 है, तो 1 + 0, ठीक है, 1 + 1/इनफाइनाइट, ये तो 0, तो 1 + 0, तो 0/1 + 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, हम ये तो लिख सकते हैं ना, इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, तो साइन एंड फैक्टोरियल क्या होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसके बाद 0 इंटू सम फाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू सम फाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही बाउंडेड फंक्शन में सिखाया गया है, समझाया गया, बहुत छोटा सा थ्योरम है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है इसके अंदर। तो जो है इसमें क्या होता है कि देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई टर्म डज नॉट एग्जिस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हो, और तो ठीक है अगर अकेला है तब तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल ही देंगे, अगर ऐसा है तो डज नॉट एग्जिस्ट तो वही है अपना आंसर। पर जब कोई टर्म डज नॉट एग्जिस्ट तरफ बढ़ रहा हो तो ये देखा करो कि वो बाउंडेड है कि नहीं, बाउंडेड जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कोई बाउंडेड फंक्शन जिसकी वैल्यू हमें पता है कि इसके बीच में ही वैरी करती है। तो अगर कोई फंक्शन है वो बाउंडेड है पर डज नॉट एग्जिस्ट बढ़ रहा, तो देखो उसके बगल में कौन है, अगर उसके बगल वाला जो लिमिट है वो 0 के पास जा रहा है
तो 0 इंटू फाइनाइट 0 ऐसे करके हम आंसर फाइनल कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों बाउंडेड फंक्शन में बस इतना ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।